ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल का ये ई फाइलिंग का पोर्टल है और यहाँ पे आपको होम पेज आपके सामने विजिबल है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और गो थ्रू कर लेंगे एक बार। इसी पोर्टल पे ही आपको पब्लिकली अवेलेबल जो कॉज लिस्ट हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। केस स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगा, जो नोटिसेस आए हुए हैं वो मिल जाएंगे एंड जो जजमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। This is about the GST appellate tribunal, the number of benches and the acts and sections under which it has been formed. And these are the statistics, as you can see, कि हमारे पास अभी टोटल जो फाइलिंग हुई है, अभी आप ये नंबर्स जो देख रहे हैं, क्योंकि ये यूएटी एनवायरनमेंट है, टेस्ट एनवायरनमेंट, जिसमें आपको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे, तो इसमें नंबर्स हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट के हैं। हम आपको एक्चुअल जो एनवायरनमेंट है वो भी दिखा देते हैं। Here, efiling.gstat.gov.in, तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, टोटल ई फाइल्ड अपील्स, स्टैटिक्स में तीसरा आपको हम देखें, अभी तक 107 अपील्स इसमें फाइल हुए हैं। टोटल एडवोकेट्स रजिस्टर्ड 401 एंड टोटल रजिस्टर्ड यूजर 765। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे यूजर्स की फैसिलिटी के लिए हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग वीडियोस, जिसमें कि वो अपील फाइलिंग कैसे होती है, रीफाइलिंग कैसे होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन, इन सब से रिलेटेड आपके ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जिनको आपको हेल्प मिलेगा फाइलिंग में। क्योंकि हमारे जीएसटी पोर्टल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपील फाइलिंग सिर्फ टैक्स पेयर्स को ही अलाउड है। जब टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करेगा तो सिर्फ टैक्स पेयर ही फाइल कर सकता है। और केस के रजिस्ट्रेशन के बाद उस केस पर जो एप्लीकेशंस फाइल होंगे, उसके लिए जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट वो अपने केस में करेंगे, वो एप्लीकेशंस फर्दर जो है फाइल कर सकते हैं। बट जो अपील की जो मेन फाइलिंग है वो टैक्स पेयर के अकाउंट से और उसी के रजिस्ट्रेशन लॉगिन से होगा। इसके लिए मैं एक और फैसिलिटी दी हुई है, आप फुटर में देखेंगे ई फाइलिंग टेम्पलेट डाउनलोड करके एक बटन आएगा। ये एक टेम्पलेट है जिसमें कि अंदर फाइल की जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन का एक टेम्पलेट बना हुआ है। तो अगर कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करके टैक्स पेयर को प्रोवाइड करा देता है, तो टैक्स पेयर अपने अकाउंट से लॉग इन करके वो सारी चीजें उसमें डाल करके अपनी अपील को फाइल कर सकता है। दैट विल बी इजी फॉर अ पर्सन, फॉर द टैक्स पेयर। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम जाते हैं इसके हेडर पे। प्लीज गो टू द हेडर। यहाँ पे अगर आपको फाइल करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय या लॉगिन करते समय कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके पास एक हेल्प सेंटर है। इस हेल्प सेंटर में आप दो चीजें देख सकते हैं। एक तो है एक जो आपका टोल फ्री नंबर है, जहाँ पे कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम है जो कि डायरेक्टली आपका कॉल जो है अटेंड करेगी और आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं अगर आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। एंड हेल्प सेंटर में आप ई फाइलिंग के यूजर मैनुअल्स भी देख सकते हैं। पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि फाइलिंग के पूरे स्टेप्स और प्रोसेस लिखे हुए हैं कि कैसे पूरी फाइलिंग करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो पेमेंट का जो ऑप्शन है, हमने ऑनलाइन भारत कोष को एज अ पेमेंट गेटवे यूज किया है। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं आपके लिए, जो कि दोनों ही भारत कोष के थ्रू ही प्रोसेस होते हैं। और ये यूजर गाइड है भारत कोष पोर्टल का। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस यूजर गाइड को आप हेल्प में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आ रहा है जो कि ऐसे नॉर्मली रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट एंड इशू। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स, अपना इशू और अटैच कोई डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट जहाँ पे कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो, वो सारी चीजें आप भर सकते हैं। एंड इसको भरने के बाद आप फाइल सबमिट करेंगे तो हमारी सपोर्ट डेस्क के पास आपका पूरा एक जो इशू है वो रेज होता है एंड वी ट्राई टू क्लोज इट विद इन 24 आवर्स एज पर स्टैंडर्ड टाइमिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ऑप्शन है ये फाइलिंग में, ये चार ऑप्शंस हैं। एक तो टैक्स पेयर, टैक्स ऑफिशियल, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, एडवोकेट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड एनी अदर।
इनिशियली आपको टैक्स पेयर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन 2 रजिस्ट्रेशंस के बारे में आपको बताते हैं। कि एक टैक्स पेयर अपने आप को कैसे रजिस्टर करेगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर अपने जीएसटी नंबर को यूज करेगा अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे एंड फेच डेटा पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो डिटेल्स आपके जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे फिल हो जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपका पड़ा होगा वहां पर पे वो मोबाइल नंबर की लास्ट 2 डिजिट आपको विजिबल होंगी और उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी चला जाएगा। एंड उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका नाम, आपका ज्यूरिसडिक्शन, लॉगिन आईडी जो कि जीएसटी नंबर है, एड्रेस जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है एंड पिन कोड और बाकी डिटेल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी अलॉन्ग विद द ईमेल आईडी। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी को आप वैलिडेट करेंगे और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल पुट द फाइनल सबमिट बटन और आपकी ईमेल पे जो रजिस्टर्ड ईमेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें आपके क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे जिसके जरिए आप दोबारा लॉगिन में आकर के आप लॉगिन कर सकते हैं। Okay, after the registration is successful. So after the registration is successful, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जो क्रेडेंशियल्स आए हुए हैं उसमें जाकर के आप देखेंगे आपका लॉगिन आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड एक आया होगा और जब आप उस आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास आपके डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करने का एक ऑप्शन आएगा। इसको कि चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके, तो टैक्स पेयर के अकाउंट से हमारे यूएटीएन मोमेंट पे यूजर बना हुआ है तो उससे लॉगिन करके हम आपको आगे की फाइलिंग का प्रोसेस क्या होता है आपको दिखाते हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर श्री कृष्ण कुमार यादव जी आपको इसके आगे गाइड करेंगे फर्दर। थैंक यू सर। सर ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे कई सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे कि अबाउट अस में आप हमारे ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे इस पोर्टल पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। थर्ड है यहाँ पे वीडियोस दिए गए हैं कि आप इन वीडियोस को देख करके आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ये प्रॉपर यहाँ पे आपको बताया गया है। ये आपके लिए रजिस्टर करने में, अपील फाइल करने में हेल्पफुल है। ठीक इसी तरीके से सर अपील फाइलिंग का, एप्लीकेशन फाइलिंग के सारे हमने ट्यूटोरियल्स बना करके इसमें अपलोड किए हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपील फाइल करने में, एप्लीकेशन फाइल करने में, रजिस्ट्रेशन करने में। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने लगाए हैं जैसे कॉल लिस्ट का लगाया है कि आपको अगर कॉल लिस्ट देखनी है कि कल को या परसों या मंडे कौन सी कॉल लिस्ट लगी, उसमें कौन कौन से केसेस लगे हैं वो यहाँ से मिल जाएगी आपको। केस स्टेटस है, किसी पर्टिकुलर केस का डिटेल्स आपको जानना है कि उस केस में क्या हो रहा है, उसका क्या स्टेटस है, कब हियरिंग हुई है, क्या लास्ट डेट थी, क्या नेक्स्ट डेट है, वो यहाँ से आप देख सकेंगे। जजमेंट, जो भी हमारे जजमेंट होंगे जीएसटी केसेस में डे बाय डे जो भी अपलोड करते जाएंगे पोर्टल्स पे, वो यहाँ पे से आप सर्च कर पाएंगे आगे। नोटिसेस, जो भी डे बाय डे नोटिसेस जारी होंगी
जो जीएसटी पोर्टल पे और जीएसटी से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मिलते जाएंगी। तो हम आपको यहाँ पे अभी बताते हैं कॉजेस सेक्शन वहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी एक यूआरएल दिया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपली जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आप कहाँ से हैं। जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोड सेलेक्ट कर रहा हूँ कि किस कोड का मुझे कॉलेज देखना है, कोड 1, कोड 2, कोड 3। कोड 1 सेलेक्ट कर लिया। डेट मैंने कल की सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल किया, सर्च किया, तो देखिए कि यहाँ हमें कल की कॉलेज दिखा रहा है कि कल कितने बजे कॉलेज थी। 10:30 की जुडिक्शन क्या था सीरियल में। ये तो एक डमी है, तो डमी एनवायरनमेंट पे एक हमने केस लगा के दिखाया हुआ है। वैसे जब एक्चुअल में जब जाएंगे तो सेम प्रोसेस में आप सर्च करेंगे अपने कोड का कॉलेज, तो ऐसे ही कॉलेज आपको शो हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है हमारा केस स्टेटस का। जब आपका केस फाइल हो जाएगा, फाइल होने के बाद वो रनिंग में आ जाएगा, तो सेम एस आप किस जगह से हैं, किस जगह का आपका जुरिडिक्शन है, कहाँ का आप सर्च करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल चीजें दी हैं, जैसे कि फाइलिंग नंबर है, केस टाइप है, केस नंबर है, बाई पार्टी और बाई एडवोकेट। हम केस नंबर से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम अपील सर्च कर सकते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एप्लीकेशन, डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन, क्लियरिफिकेशन एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस जो भी हमने सर्च करनी है, अगर उनका नंबर हमें पता है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल अपील सर्च करके आपको दिखाते हैं। 24/2025, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे एंड सर्च। ये देखिए हमारे पास आ गया नीचे ड्रॉप डाउन में केस एपीएल अपील 24 प्रिंसिपल बेंच 2025 राकेश एंड वर्सेस जो पार्टी है। रजिस्ट्रेशन डेट आ गई। अब हम यहाँ पे व्यू करेंगे। व्यू करते ही देखिए हमारे पास मल्टीपल एक टैब खुल जाता है, जहाँ पे और डिटेल्स हमें मिलती हैं। यहाँ पे फाइलिंग की सारी डिटेल्स, फाइलिंग केस नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेटस दिखा रहा है कि अभी ये केस हमारा पेंडिंग है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे पार्टी डिटेल्स मिल जाती है कि पार्टी में कौन कौन लोग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारे उसमें केस में है कोई, तो उनके नाम यहाँ पे शो हो जाते हैं। फर्स्ट हियरिंग डेट क्या थी, कोरम क्या था, और क्या केस का वो था फर्स्ट स्टेज, वो यहाँ पे दिख जाती है। लास्ट हियरिंग की डिटेल्स यहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट हियरिंग डिटेल्स किस चीज़ पे लगा हुआ है, क्या डेट लगी है उसकी। केस हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, अभी इसमें ऑर्डर अपलोड नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे ऑर्डर भी दिख जाता। कि अगर इस केस के साथ जो भी आईए लिस्टेड है वो आईए यहाँ पे मिल जाएंगी। इस केस के साथ जो भी केसेस कनेक्टेड रहेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम दूसरा एक केस आपको सर्च करके दिखाते हैं जिसमें ऑर्डर अपलोड है। सिमिलर यहाँ पे जाएंगे, सेम डेट्स, ऑर्डर हिस्ट्री, ये देखिए ये फाइनल ऑर्डर, क्योंकि ये डिस्पोज हमने डिस्पोजल किया हुआ है इसका टेस्टिंग में, तो यहाँ पे डिस्पोज दिखा रहा है। इससे पहले वाला पेंडिंग था, रनिंग था, तो पेंडिंग दिखा रहा था। यहाँ पे जाकर के हम उस ऑर्डर को भी व्यू कर सकते हैं कि हमारे केस में उस केस में क्या ऑर्डर हुआ है। तो एक जनरल व्यू था हमारे पोर्टल का, होम पेज पे क्या क्या चीज अवेलेबल है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे नोटिसेस, जो भी हमारी नोटिसेस अपलोड होती जाएंगी वो यहाँ पे दिखती जाएंगी। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन पे हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला है टैक्स पेयर, दूसरा है टैक्स ऑफिशियल, तीसरा है ऑथराइज एडवोकेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड है एनी अदर। तो फर्स्ट जो है वो हमने अभी सर ने करके दिखाया कि टैक्स पेयर कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। टैक्स ऑफिशियल जो कि हमारे गवर्नमेंट जीएसटी ऑफिशियल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। और तीसरा जिसमें आप लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो जब अपने आप को रजिस्टर करने जाएंगे तो ऐसा एक व्यू खुल करके आएगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस कैटेगरी में कौन है। एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, या अदर कोई हैं। तो मान लीजिए हम अभी एडवोकेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन पूछता है आप टैक्स पेयर की तरफ से हैं या टैक्स ऑफिशियल की तरफ से हैं। टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपना नाम सर्च कर लिख देंगे। ये अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे जो भी है हमारा। एआईबी नंबर कोई है तो वो डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, पिन कोड, और जो हमें अपनी ईमेल वो जो लॉगिन आईडी बनानी है, ये हमारी अपनी स्वेच्छा पे है कि हम अपनी लॉगिन आईडी जो हम याद रख सकें वो हम बनाएंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे,
क्लिक टू वेरीफाई, यहाँ पे हम इसमें ओटीपी फिल करेंगे। अपना हमने नंबर वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही अपनी मेल वेरीफाई करेंगे, मेल आईडी लिखेंगे, कैप्चा डालेंगे, कैप्चा से वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो 2 चीज़ें और माँगेगा, आपका फ़ोटो आईडी और दूसरा ये जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला इसका कार्ड का पीडीएफ, वो दोनों ही अपलोड करके सबमिट करते ही हमें हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे हमें मिल जाएगा। उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करते ही रीसेट करने के लिए ऑप्शन आता है। हम उसको रीसेट कर लेंगे और अपने मन मुताबिक जो हमें ईज़ी लगेगा वो पासवर्ड हम उसका रख लेंगे ताकि हमें याद रहे। ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम चलते हैं आगे के लिए कि कैसे हम अपील फाइल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि जो भी हमारे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे वो हमारे एडवोकेट साहिबान हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हों, उन सभी को अभी अपील फाइल करने का फीचर यहाँ पे नहीं है। अपील फाइल करने का जो फीचर है वो टैक्स पेयर एंड टैक्स ऑफिशियल की लॉगिन से है। जब अपील फाइल हो जाएगी, अपील फाइल करते समय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में एडवोकेट साहब को एज़ अ ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करना होगा और सीए साहब को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना होगा। उनको राइट्स मिल जाता है अपील फाइल करने के बाद एप्लीकेशन फाइल करने का, एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने का, सारे राइट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स व्यू करने का, उनको उनके लॉगिन में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फाइलिंग के लिए जो है वो अभी हमारे पास टैक्स ऑफिशियल एंड टैक्स पेयर की लॉगिन से है। तो अभी हमने टैक्स पेयर का लॉगिन पे करके दिखा रहे हैं आपको। ये टैक्स पेयर का जो जीएसटीएन नंबर होता है वो उनका लॉगिन आईडी होता है। पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट वो सेट करते हैं, डाल करके वो हम अंदर चलते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो पहले हमारा लोगो आएगा, हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही सबसे पहला ये डिस्क्लेमर आता है। इसको डिस्क्लेमर को रीड कर लेंगे। रीड करके ही एग्री एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा इंटरफेस खुल जाता है टैक्स पेयर का। वहाँ पे उनका टैक्स वेलकम ये दिख रहा है, उनका क्या उनकी आईडी थी, जीएसटीएन नंबर। और ये देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे एक अपीलेंट कॉर्नर है, एक रिस्पोंडेंट कॉर्नर है, माय अकाउंट है, डाउनलोड ई साइन डीएसटी टूल्स है एंड लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं। पहले हम बात करेंगे अपीलेंट कॉर्नर की। अपीलेंट कॉर्नर पे हमें मिलता है फाइलिंग। फाइलिंग में अपील फाइलिंग एंड एप्लीकेशन फाइलिंग। थर्ड ऑप्शन है अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोर्थ है रीफाइलिंग। हम पहले आपको अपील फाइल करके बताएंगे, अपीलेंट कॉर्नर का अपील फाइल करके और एप्लीकेशन फाइल करके हम सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। फिर वन बाय वन करके नीचे क्या-क्या किसमें क्या-क्या फीचर्स दिए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है अपील फाइलिंग। अपील फाइलिंग पे क्लिक करते ही ये 10 टैब्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। पहला है ऑर्डर डिटेल्स, दूसरा है बेसिक डिटेल्स, तीसरा केस डिटेल्स, एप्लीकेंट डिटेल, ऐड रिस्पोंडेंट, ऐड रिप्रेजेंटेटिव, डिमांड डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड फाइनल प्रीव्यू। तो ऑर्डर डिटेल्स में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइलिंग थ्रू। तो अभी जब आप प्रोडक्शन पे जाएँगे तो दोनों ही ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। एक तो विथ एआरएन सीआरएन, दूसरा है विदाउट एआरएन सीआरएन, मतलब एआरएन सीआरएन नॉट अवेलेबल। तो वन बाय वन एक करके बताते हैं कैसे होगा। पहले हम सेलेक्ट करते हैं एआरएन सीआरएन अवेलेबल। ये डिस्क्लेमर है, इसको हम कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करते ही मैं इसमें एआरएन सीआरएन पुट करूँगा। सबमिट। देखिए सबमिट करते ही ऑर्डर लिस्ट में हमारा सीरियल नंबर, जीएसटी नंबर आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया जो कि एपीएल 02 रिजेक्टेड है, ऑर्डर डेट आ गई। अगर मैं इसे कंफर्म हूँ तो उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही सारी डिटेल ऑटो फेच होकर के हमारे सामने आ जाती है। हमारा ऑर्डर अगेंस्ट क्या है, हमारा रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर नंबर क्या है, एपीएल 01 अपीलेंट नेम क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती है। इसको हम मैच करते हैं, अगर ये हमें सही लगता है कि जो इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं वो डिटेल से मैच कर रही है तब तो ठीक है। तो हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम व्यू करके इस ऑर्डर को देख भी सकते हैं कि जिस ऑर्डर को हम चैलेंज कर रहे हैं वही ऑर्डर यहाँ पे
फेच हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है उस ऑर्डर से रिलेटेड। अगर ऑर्डर हमारा सही है तो हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे, अगर ऑर्डर हमारा सही नहीं है, दिस इज नॉट द ऑर्डर, तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे करते ही हमें मैनुअली फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है कि जो करेक्ट डिटेल्स है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ऑर्डर नंबर, अथॉरिटी टाइप, ये सारा फिल करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सेम एज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे विदाउट एआरएन करेंगे। अगर एआरएन नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे सारी डिटेल हमें अपने आप से फिल करनी पड़ेगी और हमें ऑर्डर भी अपलोड करना रहेगा जिस ऑर्डर को हम जिस ऑर्डर के जिस पे हम अपील फाइल कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा अंतर है एआरएन अवेलेबल और एआरएन नॉट अवेलेबल में। तभी मैं विद एआरएन जिसमें एआरएन अवेलेबल है उससे फाइल करके मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट करेंगे एआरएन अवेलेबल, कंफर्म, पुट करेंगे एआरएन, सबमिट। मैं यहाँ पे डिटेल वेरीफाई करूंगा, सब सही है, मैं कंफर्म करूंगा। कंफर्म करते ही हमारा नेक्स्ट टैब आ जाता है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में यहाँ पे हमें एक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। तो हम मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम सीजीएसटी, आईजीएसटी सेलेक्ट किए तो जो हमारा सेक्शन है वो ऑटो सेलेक्टेड रहेगा क्योंकि उसी सेक्शन में फाइल है। और अगर हम कोई एक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। केस टाइप में अपील, क्योंकि हम अपील फाइल करने का ही ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है कि अगर हमारा कोई प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई अगर इशू है हमारे केस में तो उसको हम यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई में हम उसको यस करते हैं तो हमारा केस जो है वो प्रिंसिपल बेंच पे सुनवाई के लिए जाएगा। अगर नो करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं होगा, तो रिस्पेक्टिव बेंच पे जाएगा। जैसे मैं यूपी में लखनऊ के लिए फाइल कर रहा हूँ तो यूपी में लखनऊ के लिए फाइल होगा। फिलहाल मैं इसको यस कर रहा हूँ। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट या सेंटर कहाँ मुझे फाइल करना है। इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जोन। अगर मैंने स्टेट सेलेक्ट किया है तो यहाँ स्टेट के सारे जोन्स पॉपुलेट हो जाएंगे, उसमें जो भी मैं चाहूँ वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। कॉमन एजुकेटिंग अथॉरिटी से अगर पास ऑर्डर है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे अपील अथॉरिटीज के नेम, जो जहाँ से भी लास्ट ऑर्डर हमारा पास है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड सबमिट। तो अभी मैं आपका स्टेट सेलेक्ट करके उत्तर प्रदेश एंड सेव नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा केस डिटेल। केस डिटेल में ग्राउंड्स ऑफ अपील इन ब्रीफ, जो हम ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते हैं उसमें ब्रीफ नरेशंस में हमें जो लिखना है, जो हम सबमिशन दे रहे हैं वो हम यहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अभी सर ने जो बताया था कि हम एक एक्सेल शीट बना लेंगे, एक्सेल शीट में पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे जो कि हमारे होम पेज पे दिया हुआ है। उसमें अगर हमने बना करके प्रॉपर रख लिया है तो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना रहेगा। हमें यहाँ पे आने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना रहता है। तो अगर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो वो हमको वहीं से मिल जाएगा। एक सेकंड, मतलब गूगल शीट ही से शेयर है, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैंने बनाया हुआ है, जस्ट होल्ड। ओके, तो ऐसे हम, ये हमारी एक्सेल शीट जो हमारे पोर्टल पे दी हुई है इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे ही जो टैब्स हमारे पोर्टल पे दिए हुए हैं सिमिलर टैब्स हमने इसमें बनाए हुए हैं। सबसे पहले चेकलिस्ट है, ये 29 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है जिनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी अपील तैयार करनी है, जिससे कि कम से कम डिफेक्ट्स हमारी अपील पे लगे और हमारी अपील प्रॉपर फाइल हो सके। सबसे पहले इसमें चेकलिस्ट मिलेगा, इसको रीड करते हम अपनी अपील ड्रॉ करेंगे। तो जो भी टैब्स हमारे वेब पेज पे मिलेंगे सारे टैब्स हमने इस एक्सेल शीट में दे रखे हैं।
तो अगर इस एक्सेल शीट को हम अपील फाइल करने से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हम उसमें फिल कर लेते हैं अपील फाइल करने से पहले, तो जब हम पोर्टल पे जाएँगे अपील फाइल करने के लिए, तो हमें टाइम का बचत हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था अभी आपको, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड प्रेयर्स, ब्रीफ केस ऑफ अंडर डिस्प्यूट जो भी हमें फिल करना है, वो हमने एक एक्सेल शीट में पहले से ही रेडी कर रखा है। तो उससे क्या होता है कि हमें हेल्प हो मिल जाती है पोर्टल पे जाने के बाद सोचने में और सोच के करने में। तो फटाफट हम इसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, जो कि हमने पहले से तैयार कर रखा होता है, तो हमें हेल्प मिल जाती है इसको फिल करके आगे बढ़ने में। जैसे हम ये अपना केस डिटेल ऑप्शन फिल करते हैं, नीचे आते हैं कैटेगरी ऑफ केस में। कैटेगरी ऑफ केसेस में अंडर डिस्प्यूट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कि किस अंडर हमारा डिस्प्यूट है। तो पहला है मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एचएसएन मांगता है। एचएसएन में हम फ्री टेक्स्ट हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने फूड डाला तो फूड से रिलेटेड जो भी हमारे सेक्शन है वो हमें पॉपुलेट हो जाते हैं। हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका जो भी इनवाइस नंबर है, अमाउंट है, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी XYZ रहता है। और यहाँ पे मल्टीपल हम कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट हमने मिसलेनियस मिसक्लासिफिकेशन सेलेक्ट किया था, दूसरा हम इनकरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेक्शन मिल जाएगा और रूल्स मिल जाएंगे ऑटो पॉपुलेटेड। हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारे केस में एप्लीकेबल होगा उसको हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है केस समरी इशू रिपोर्टेड टू। ये हमारे सिलेक्शन पे जैसे हमारा डिमांड ऑर्डर है या इन्फोर्समेंट ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसकी डिटेल भी हम बना करके पहले से रख लेंगे, फटाफट कॉपी पेस्ट कर देंगे। ही सारे टैब्स को हम जो भी प्रिपेयर करके रखेंगे फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम चाहे तो मल्टीपल हम केस ऑफ समरी ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। अब आते हैं अबाउट अपीलांट। अपीलांट के बारे में यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड जूनियर्स जो भी है वो हम फटाफट फिल कर लेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स केस हिस्ट्री पे। इसमें पहला है रेफरेंस नंबर, जो हमारा नंबर होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एक्शन बाय, कहाँ किसके द्वारा एक्शन लिया गया है, अपील अथॉरिटी, अपने केस के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे फिल कर देंगे एंड सेव नेक्स्ट। अगला जो हमारा टैब है ऐड अपीलांट का, वो हमारा ऑटो फेच हो जाता है क्योंकि ये सारा जीएसटी से मैप होता है। तो अपीलांट हमारा जीएसटी ये है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, फोन नंबर। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आता है हमारा ऐड रिस्पोंडेंट। ऐड रिस्पोंडेंट पे बाय डिफॉल्ट एक जो हमारे नोडल होते हैं, सिलेक्शन ऑफ जुरिडिक्शन, जो हमने जुरिडिक्शन सेलेक्ट किया है उस बेसिस पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट एक रिस्पोंडेंट जो नोडल ऑफिसर होते हैं वो अपने आप सिस्टम फेच कर लेता है। और जो हमें ऑर्डर पे जो जिनको भी मल्टीपल हम जिनको बनाना चाहते हैं रिस्पोंडेंट, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। उनका नेम, उनका डिजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड देन सेव। तो ऐसे हम अपने रिस्पोंडेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे।
नेक्स्ट पे है हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे आपका रोल आता है, जैसे कि मान लीजिए टैक्स पेयर अपील फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमने जब बताया था कि हमारे होम पेज पे जो रजिस्ट्रेशन पे हमारा जो थर्ड टैब है, वहाँ पे आप जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और ऐसे ही आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इस केस में आप एज अ ऑथराइज पर्सन ऐड हो गए, रिप्रेजेंटेटिव उस केस के। नेक्स्ट है डिमांड डिटेल्स। ये डिमांड डिटेल्स जो हमारा APL 04 या रिजेक्टेड में लास्ट इम्प्यून ऑर्डर में होती है, ऑटो फेच होकर के यहाँ पे दिख जाती है हमें। अब इसको हम देख लेंगे, देख करके हम कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। तो ये आता है कि कितना उसमें से हमें एडमिट कर रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था उसमें से यहाँ पे एडमिट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, बट इंटीग्रेटेड टैक्स में दिखा रहा है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स में फिल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटेड टैक्स को फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे हम मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं, ऐड मोर एंड सबमिट। यहाँ पे टोटल क्या पेबल अमाउंट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसको देख के हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव। जो हमारा टोटल अमाउंट है वो ये बना है 166। अब जो हमारे इसमें से जो भी हमें अमाउंट पे करना है, हम अपनी लॉगिन से जीएसटीएन की लॉगिन कर जीएसटीएन के पोर्टल पे जा करके ये अमाउंट पे करेंगे। पे करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जो भी पेमेंट अमाउंट है। अगर हम पे करना चाहते हैं तो, अगर नहीं पे करना चाहते हैं, इस अमाउंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। ये था हमारा जो प्री डिपॉजिट का सेक्शन था, जो हमें अमाउंट पे करना था। यहाँ पे हम क्लिक करते ही बता देगा कितना हमारा जो प्लीज डिपॉजिट अमाउंट है, जिसको हमें पे करना है, वो एक बार वेरीफाई करा देते हैं। और फिर भी यहाँ पे भी हमें जमा करने का ऑप्शन एक मिलता है, अगर चाहे तो जमा कर सकते हैं अपने जीएसटीएन पोर्टल पे जा करके, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट जीरो हो जाएगा, या जितना हम जमा करेंगे उतना यहाँ पे लेस हो जाएगा। अगर हम फिर भी अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सेवन नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा आता है कोर्ट फीस का सेक्शन। प्री डिपॉजिट का हमारा सेक्शन वहां पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आते हैं अपील फीस का जो हमारा पेमेंट है उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला तो है भारत कोष ऑनलाइन, दूसरा है भारत कोष ऑफलाइन। अगर हम चाहे तो पोर्टल पे यहीं से क्लिक करके हम डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे भारत कोष के जा करके पे करेंगे, तो ऑटो फेच होकर के डेटा सारा पेमेंट हो जाएगा हमारे जो जिस भी मोड से हम पेमेंट करेंगे। या फिर हम भारत कोष के पोर्टल पे जा करके वहाँ पे रेवेन्यू सेक्शन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा करके जीएसटी के अपील का फीस जो पेमेंट करेंगे, उसका रेफरेंस नंबर डाल करके भी हम यहाँ पे पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा आ गया ऑफलाइन पेमेंट। प्रोसीड टू फाइनल सबमिट। ये हमारा पेमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो कंप्लीट हुआ, जो पेमेंट इज डन सक्सेसफुली। नेक्स्ट ये ऑप्शन ये आ जाता है हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स हैं कि इसमें हम सिर्फ पीडीएफ ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। और जो पीडीएफ फॉर्म हम अपलोड करेंगे वो मस्ट है कि 300 डीपीआई का होना चाहिए, ताकि वो जो क्लियरिटी है उसकी अच्छी दिखे। नंबर ऑफ पेजेस ईच अपलोड फाइल शुड बी ग्रेटर देन 100 पेजेस, ताकि वो इजीली डाउनलोड हो जाए और अपलोड हो जाए, और जब हेयरिंग के टाइम पे कोर्ट में इजीली ओपन हो पाए, इसलिए हमने इसको 100 पेजेस का रखा है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे, लेंथी कर देंगे, तो
में भी कि वो ओपन होने में टाइम लेगा। इसको हम ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जो भी हमारे अपील से रिलेटेड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करने के लिए हम अपलोड करेंगे और उनको मैंडेटरी है कि हम 3 प्रकार से डिजिटली साइन करेंगे। तो पहला है हमारा सबमिट विथ एक्सटर्नल डीएससी। इस डीएससी को हम एडोबी रीडर में लगा करके जो भी हमारा डिजिटल साइन होता है, एडोबी रीडर यूज़ करके उसमें अपने डिजिटल साइन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सबमिट विथ एनआईसी डीएससी, जो हमारे पोर्टल पे ही दिया हुआ है एनआईसी का टूल, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, अपना डीएससी प्लग इन करेंगे, तो यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट को इजीली साइन कर पाएंगे। अगर ये दोनों ही नहीं है तो तीसरा हमने ऑप्शन दिया है सबमिट विद आधार बेस्ड यूटिलिटी। ये मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ध्यान में रखा है कि बहुत सारे लोगों के पास, सबके पास हो सकता है कि डीएससी साइन अवेलेबल ना हो, इसलिए आधार बेस भी यहाँ पे अवेलेबल कराया हुआ है। हम प्लान में जाएंगे, यहाँ से जो भी हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे अपील हो गया, एफिडेविट, एनेक्सर, रिव्यू ऑर्डर, वकालतनामा, पेमेंट रिसिप्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, हायर कोर्ट ऑर्डर, जो भी अगर कुछ है उससे रिलेटेड, कंडोनेशन ऑफ डिले, सो कॉल नोटिस, जो भी अगर कुछ हमें पिछले पहले कभी इशू हुआ है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये नंबर्स ऑफ पेजेस अपने आप ही पॉपुलेट हो जाएगा और ई साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो आधार बेस, जो आधार में हमारा नाम है वो मेंशन करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, ई साइन पे क्लिक करेंगे। ये रीडायरेक्ट कर देता है आधार के वेब पोर्टल पे। यहाँ हम अपना आधार नंबर मेंशन करेंगे, ओटीपी डालेंगे, या तो टिक हो जाएगा एंड सबमिट करेंगे। ओके, अभी आधार का जो है सर्वर बिजी चल रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आधार का हमारा जो पोर्टल है वो बिजी होने की वजह से दिक्कत करता है। कोई नहीं, हम ऐसे ही दूसरी बार ट्राई करेंगे तो साइन हो जाता है इजीली, कभी कभी दिक्कत कर देता है। अब हमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। कंटिन्यू, क्लिक, कमिट। अब जैसे कि मैं केस फाइल कर रहा था, वो आधा ही केस हमारा फाइल हुआ था, वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हम यहाँ से भी जा करके ड्राफ्ट से अपना हम देख सकते हैं कि वो केस हमारा कहाँ पे है। ये रहा। तो दूसरा एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, माई अकाउंट में, माई केसेस में, माई अपील में। ये तो हमारा ड्राफ्ट केस तैयार हुआ जिसको मैं फिल कर रहा था, आधा ही फिल हुआ था, उसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। अब ये टैब्स थे, इन टैब में जहाँ भी पहुंचा था वहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, ऐड रिस्पोंडेंट से। तो ऐड रिस्पोंडेंट में मैंने जो भी ऐड किया था, देखिए वहीं से स्टार्ट हो गया फिर से, तो वो डेटा हमारा सेव हो जाता है। हमने रिबन टू ऐड किया था, रिबन टू हमारे दिख रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, डिमांड डिटेल हमारी सेव हो गई थी, पेमेंट भी हमारा हो गया था, तो सारा कुछ सेव करके दिखाता है। नेक्स्ट, फिर हम आते हैं अपलोड सेक्शन में। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था, ये हमारा वो ऑर्डर दिखा रहा है जो फेच होकर के हमें जीएसटीएन से मिला था। अब हमें आगे अपलोड करना है। अभी मे बी ये जो आधार बेस्ड है, क्योंकि ये हमारा यूजर टेस्टिंग का इन्वायरमेंट है, तो हो सकता है टेस्टिंग इन्वायरमेंट का जो
लिंक्स हैं वो अलग हैं एपीआई, और जो वर्चुअल लाइव चलती हैं उनकी अलग होती हैं, तो अलग परफॉर्म करती हैं। टेस्टिंग में कभी-कभी दिक्कत देता है, लेकिन जब आप लाइव जाकर के करेंगे तो मे बी वो नहीं करेगा। हमने अपील सबमिट की, अपील नीचे आ गया। अगर हम सिर्फ अपील सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा, बोलेगा अपलोड एफिडेविट। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें अपलोड करने ही होंगे। नेक्स्ट, फिर बोलेगा वकालतनामा, क्योंकि हमने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया हुआ है। अभी बोल रहा है अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, क्योंकि हमने पेमेंट ऑफलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते ही हम लैंड होते हैं हमारे चेकलिस्ट पे। जो भी 29 पॉइंट्स की चेकलिस्ट की मैं बात कर रहा था, वो चेकलिस्ट यहाँ आ जाती है। अगर इन पॉइंट्स को देखते हुए ध्यान में रख करके हम अगर अपनी अपील को तैयार करेंगे और फाइल करेंगे, तो हमारी अपील पे डिफेक्ट्स लगने की संभावना कम हो जाती है। तो वन बाय वन हम सारे अपने जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हम यस, नो और एनी, मतलब नॉट एप्लीकेबल का हम सेलेक्ट करेंगे अपना जो भी व्यू है। जैसे हम नो सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें अपना पॉइंट दिमाग देना होगा कि वो क्यों नहीं है, और नहीं करते हैं तब भी सेम एज। फिलहाल मैं अभी यस करके आगे प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि यही जो चेकलिस्ट है वो स्क्रूटनी करते समय जो स्क्रूटनी ऑफिसर हैं उनको ये शो होगा कि किन पॉइंट्स के सामने आपने क्या लिखा हुआ है। फिल करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते ही देखिए हमारा एपीएल 05 बन के हमारे सामने आ गया है। अब इसको हम जो भी चीजें फिल की हैं सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं, और इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि जो भी डिटेल्स हमने फिल करी हैं वो सही हैं या नहीं, क्योंकि यही एपीएल 05 बन करके हमारा कोर्ट में सामने जाएगा हियरिंग के लिए। तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं जो डिटेल्स हमने फिल करी हैं वो सारी करेक्ट हैं या नहीं। जो हमने अमाउंट डाला वो सही है या नहीं, वो सब यहाँ पे दिख जाता है। नीचे सेम वैसे ही हमारे पास 3 ऑप्शन है। इसको हम डाउनलोड करेंगे, इस फॉर्म को एपीएल 055 को डाउनलोड हो जाएगा हमारे सिस्टम में। और यहाँ यहाँ से सेम एज हम 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करके उसको साइन करके अपलोड कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे अपलोड हो गया। अब फाइनल सबमिट कर देंगे। डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर रीड कर लेंगे, इसका नहीं है। देखिए हमारा अपील फाइल हो गया। हमारा फॉर्म जीएसटी अपील एपीएल 02 पार्ट ए जनरेट हो गया है। ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो कि हमारी अपील फाइल होने का प्रमाण है। हम इस फाइलिंग नंबर को ध्यान रखेंगे कि हम जब तक हमारी फाइलिंग अपील को रेगुलर नंबर नहीं मिल जाता, मतलब अपील केस नंबर जनरेट होकर के नहीं मिल जाता, तब तक कि हम इसी नंबर से अपने फाइल को ट्रेस करेंगे।
जैसे ही सबमिट करेंगे ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हमारी जनरेट हो जाती है और हमारी अपील फाइल होकर के चली गई हमारी GST/AT ऑफिशियल्स के पास फॉर स्क्रूटनी। तो वो स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करते ही अगर कोई डिफेक्ट रहा तो डिफेक्ट रेज करके हमें रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वो आगे प्रोसीड होगा, उसका केस नंबर जनरेट होगा और लिस्टिंग के लिए आगे चला जाएगा, जिसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता रहेगा प्रॉपर। अगर डिफेक्ट रहा तो वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। अगर लिस्ट होकर के कोई डेट मिलती है हेयरिंग के लिए तो वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। अब हम आते हैं कि मान लीजिए हमने कोई केस फाइल किया, उस केस पे कोई डिफेक्ट रेज हुआ तो कहाँ दिखेगा? तो ये अपीलान कॉर्नर है। अपीलान कॉर्नर पे ये हमने फाइलिंग से हमने अपील फाइल करी थी और मान लीजिए उस फाइलिंग पे जो हमने अपील फाइल की है उस पे कोई डिफेक्ट्स रेज किए गए हैं तो वो हमें यहाँ रीफाइलिंग में मिलेंगे। तो रीफाइलिंग में ऐसे हमें केस दिख जाएगा। हम डिफेक्ट्स पे व्यू करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे हमें क्या डिफेक्ट्स लगाए गए हैं। तो 29 जो पॉइंट्स थे ना उन्हीं पे ही हमारा जो स्क्रूटनी रिपोर्टर है वो अपने डिफेक्ट्स लिख करके हमें प्रोवाइड करेंगे कि हमें क्या क्या डिफेक्ट्स हमारे अपील में है जिनको हमें रिमूव करने हैं। तो यहाँ से हम उसको डिफेक्ट्स को देख लेंगे। दूसरा ये है क्लिक टू एडिट। यहाँ से उस डिफेक्ट जिन जिन टैब्स में वहाँ देखिए 10 टैब्स थे लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 ही टैब्स पे डिफेक्ट्स लगाए हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे यस लिखा है, उन्होंने अपने डिफेक्ट्स में लिखा होता कि आपका ये केस जो केस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है, तो हम यस से नो कर देते, मतलब डिफेक्ट को रिमूव कर देते। डिफेक्ट को रिमूव करते ही अपडेट करेंगे। नेक्स्ट टैब पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हमने कुछ वो एज पर डिफेक्ट्स कुछ करेक्शन करने के लिए बोला था तो हम यहाँ पे वो करेक्शन कर देंगे। ये अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में या जो भी कहीं पे भी अगर जो भी इंडिकेट वो करेंगे हम उसको करेक्ट करके सबमिट कर देंगे। फिर प्रीव्यू ऑप्शन पे जाएंगे। प्रीव्यू ऑप्शन पे सेम जो भी हम वहाँ पे करेक्शन करेंगे, करेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चेंजेस हो जाएंगे। चेंजेस को हम एक बार रीड करके हम अगर करेक्ट है तो डाउनलोड PDF करके वही 3 ऑप्शन में साइन चूज करके अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो हमारा ये रीफाइलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी अपील CIS में चली जाएगी, मतलब GST/AT ऑफिस में चली जाएगी फॉर स्क्रूटनी। ये है हमारा क्रॉस रीफाइलिंग का कि कैसे हम रीफाइल करेंगे। अभी फाइलिंग में हमने सिर्फ आपको अपील फाइल बताया है। सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फाइलिंग का। एप्लीकेशन फाइलिंग पे चलते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे ही केसेस दिख जाएंगे हमें जो हमने फाइल किए होंगे, मतलब एज अ टैक्स पेयर या एज अ टैक्स ऑफिशियल। तो यहाँ पे देखिए केस स्टेटस में 2 टाइप के हमें केसेस दिख रहे हैं, पहला डिस्पोज, दूसरा पेंडिंग। तो दोनों में ही एप्लीकेशन फाइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारे डिस्पोज ऑफ केसेस है उसमें सिर्फ रेस्टोरेशन एप्लीकेशन ही हम फाइल कर सकते हैं क्योंकि वो केस जो है डिस्पोज ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रेस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी अगर हम देखें पेंडिंग केसेस में, तो पेंडिंग केसेस में हम वेरियस ऑफ एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, रिव्यू एप्लीकेशन, मेंशन अर्जेंट, अगर कोई अर्जेंट हमें केस को लगवाना है और अपनी हियरिंग करवानी है तो अर्जेंट एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन, विथड्रॉल एप्लीकेशन, एग्रीमेंट नहीं पहुंच पा रहे तो आप जानते हैं एग्रीमेंट कैसे मूव की जाती है, तो यहाँ से एग्रीमेंट एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर एप्लीकेशन भी हम यहाँ से फाइल कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको एग्रीमेंट एप्लीकेशन फाइल करके दिखाता हूँ। हमने एग्रीमेंट एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, यहाँ रीजन दिया कि किस रीजन से हम उस दिन नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं या क्यों हम एग्रीमेंट चाह रहे हैं। तो मैं अभी फिलहाल टेस्ट लिख देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट में एप्लान डिटेल, चूंकि मैं ही एप्लांट हूँ मेरी डिटेल्स ऑलरेडी फेच है तो वो सारी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे। अगर फर्दर कोई रिस्पोंडेंट को हमें यहाँ पे ऐड करना है उस एप्लीकेशन में तो ऐड करेंगे, क्योंकि विकल्प हमें देता है, हम चाहे तो ऐड करें अदरवाइज नहीं चाहे, क्योंकि रिस्पोंडेंट हमने अपील फाइल करते समय अपने ऐड कर लिए थे तो नो कर देंगे। अब यहाँ पे सेम हम अपने आप को ही सेलेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव में, या चाहे तो टैक्स पेयर अपील में भी और यहाँ पे भी इन पर्सन भी अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई टैक्स पेयर अपने आप खुद ही प्रेजेंट होना चाहते हैं कोर्ट में, अपनी प्रोसीडिंग खुद करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपने आप को इन पर्सन सिलेक्ट करेंगे तो उनका नाम ही रिप्रेजेंटेटिव में शो हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एज एडवोकेट अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट।
ये जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन पोर्टल पे फाइल करने के लिए अब जब भी जाएँगे तो हमें जो कोर्ट फीस है वो 5000 की है एज़ पर एक्ट, जो कि हमें बताई गई है। तो वो हम एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे पेमेंट कर देंगे सेम एज़ भारत कोष के ऑफ़लाइन, मतलब पोर्टल पे जाकर के फ़ीस जमा करके उसकी रिसिप्ट के थ्रू, या फिर यहीं से हम ऑनलाइन के थ्रू। उसका रेफ़रेंस नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, डेट फ़िल करेंगे, जो भी हमारा रिसिप्ट का रहेगा, और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू, तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम अपने वही सेम एडवाइज़री हमारे सामने है कि क्या-क्या हमें चीज़ें ध्यान देनी है। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी एग्ज़ामिनेंट एप्लीकेशन होगी। उसका पीडीएफ फॉर्म है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट। अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, क्योंकि हमने पेमेंट ऑफलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट। अब ये एप्लीकेशन की एक चेकलिस्ट है जो कि 16 पॉइंट्स की है। इसको हम एक बार रीड कर लेंगे फाइल करने से पहले, क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना व्यू दे दें। सबमिट। सबमिट करते ही ये एक प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का। इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके सेम एज एक्सटर्नल डीएससी या फिर एनआईसी डीएससी या आधार में साइन करके हम उसको अपलोड करके सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन फाइलिंग नंबर जनरेट हो गया। हमारी एप्लीकेशन भी फाइल हो गई। अब हम आते हैं अपील कॉर्नर पे। फाइलिंग में हमने दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए, मतलब पहले तो हमने अपील फाइल कर ली, दूसरा एप्लीकेशन फाइल कर ली। अब अगर कोई हमारा केस फाइल है और वो रनिंग में है, कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग में है, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, तो हम उसमें यहाँ पे जाएंगे, अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट में हम उस केस को सर्च कर लेंगे जिस केस में हमें अपलोड करना है, और उसमें हम अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही ये 3 प्रकार के वो डीएससी साइंस अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट हमें प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने। वकालतनामा देना है, कोई रिपोर्ट देनी है, कोई एप्लीकेशन देनी है, प्रूफ ऑफ सर्विस देनी है, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें एनी अदर का भी ऑप्शन होगा, अगर कोई इसमें ऐसे नहीं है तो वो भी हम सेलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं रिपोर्ट या सेक्शन में। ये रहा एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, जो इस पूरे लिस्ट में नाम नहीं है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में भी उसको सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ चूज करेंगे वो डॉक्यूमेंट, और अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, नीचे जाएंगे और सबमिट कर देंगे, तो हमारा एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट, अपील या एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट आएगा तो हमारा रीफाइलिंग में यहाँ पे शो करेगा। हमें मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट होता है, जो भी पार्टीज होती हैं या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी हुई होती है, उनको जो भी केस में प्रोसीडिंग्स हो रही होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर कोई डिफेक्ट्स लगे हैं तो डिफेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल जाएगी, और पोर्टल में तो आएगी ही आएगी, पर मेल पे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरीके से हमारा एक अपील एंड कॉर्नर का पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड है कि किसी ने हमारे अगेंस्ट जो अपील फाइल की है उस पे हमें कैसे रिप्लाई देना है, या क्रॉस ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है, तो उसके लिए हम आएंगे रिस्पोंडेंट कॉर्नर पे। रिस्पोंडेंट कॉर्नर पे फाइलिंग सेक्शन में, फाइलिंग सेक्शन में आते ही सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, फाइल रिप्लाई ऑब्लिक क्रॉस ऑब्जेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो फाइल्स दिख जाएंगी जो हमारे अगेंस्ट फाइल की गई, मतलब हमको उसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है और हमें इसमें रिप्लाई फाइल करनी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ केसेस में नॉट अलाउड दिख रहा है और कुछ में प्रोसीड दिख रहा है, मतलब हमारे अगेंस्ट केस फाइल होते ही इंटीमेशन हमें मिल जाता है, बट हम
फाइल तभी कर पाएँगे जब उसका केस नंबर जनरेट हो जाएगा। मतलब जैसे अभी हमने कोई अपनी अपील फाइल करी है, फाइल करते ही स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद स्क्रूटनी डिफेक्ट फ्री होगी, डिफेक्ट फ्री होने के बाद वो उसका केस नंबर जनरेट होगा। तो जब केस नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद ही ऑप्शन मिलता है क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का। तो ये हमारे अगेंस्ट जो भी अपील फाइल हुई है, उसमें जिसका भी हमें केस नंबर जनरेट हो जाएगा, उसपे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कि हम उसमें क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है डॉक्यूमेंट व्यू का, कि हमारे जो अगेंस्ट अपील फाइल की गई है, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सारा एपीएल से रिलेटेड, अपील से रिलेटेड या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे अगेंस्ट वहाँ पे कोर्ट में प्रेज़ेंट किए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें व्यू हो जाते हैं। तो उनको हम देख कर के अपनी रिप्लाई तैयार करेंगे। रिप्लाई तैयार करने के बाद हम जाएँगे प्रोसीड ऑप्शन। प्रोसीड ऑप्शन में एज़ अ अप्लायंट बेसिक डिटेल में एज़ अ अप्लायंट हमारा सारा डिटेल्स ये आ जाता है। ऑटो पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट अप्लायंट डिटेल फिल होकर के आ जाती है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है वो आ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑथराइज़ रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स। तो हम ऑथराइज़ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उनका नाम वैसे ही हमारा रजिस्टर होना चाहिए पोर्टल पे एज़ ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव। हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करेंगे, तो उस केस में ये ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये रिप्लाई ऑब्लिक ऑप्शन में रिलीफ कंप्लेंट मेमोरी में क्रॉस ऑब्जेक्शन में जो भी कहना चाहते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे एक बार फिर से वो जो हमारे अगेंस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ दिख जाती है। अब इसके रिप्लाई में जो भी हमें फाइल करना है वो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिस्पोंडेंट और रिप्लाई, और यहाँ पे हम अपनी रिप्लाई फाइल करेंगे। ये रिप्लाई आ गया। तो रिप्लाई के साथ एक मैंडेटरी है पैरा वाइज रिप्लाई। अगर हम इसको सिर्फ रिप्लाई करके करेंगे तो बोलेगा कि पैरा वाइज रिप्लाई इज मैंडेटरी टू अपलोड। दूसरा फिर से हम सेलेक्ट करेंगे रिस्पोंडेंट और यहाँ से पैरा वाइज रिप्लाई। दोनों ही अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा APL 06 मतलब क्रॉस ऑब्जेक्शन पब्लिक रिप्लाई का जो फॉर्म है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एक बार व्यू कर लेते हैं, जो डिटेल्स हमने फिल करी है वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो सेम एज हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद चूज करेंगे फाइल को और साइन करके अपलोड कर देंगे एंड सबमिट। तो ये हमारा क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल हो गया। ये हमारा क्रॉस ऑप्शन फाइलिंग नंबर है, जिसको ट्रेस करने के लिए हम अपने पास नोट कर लेंगे या रिसिप्ट को ही प्रिंट कर लेंगे ताकि हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट रहे कि हमने कब किस डेट में किस फाइलिंग नंबर से क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया था। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन में हमारा क्रॉस ऑब्जेक्शन है। दूसरा एप्लीकेशन फाइलिंग सेम एज काम करेगा जैसे हमने अभी ऊपर बताया था, वैसे ही हमारा एडिशनल जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट जो हमें किसी केस में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट एज अ रिस्पोंडेंट अपलोड करना है, सेम एज फीचर है जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था। दूसरा यहाँ पे देखिए रीफाइलिंग के 2 अलग-अलग ऑप्शन हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, तो कोई अगर एप्लीकेशन फाइल किया है या एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किया तो हमें रीफाइलिंग में मिलेगा। अगर हमने रिप्लाई पे कोई डिफेक्ट लगा है रीफाइलिंग के लिए उसको हमें रिमूव करना है कोई भी डिफेक्ट्स, तो यहाँ पे क्रॉस ऑब्जेक्शन हमें रिप्लाई में मिलेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें वो जो भी केस में डिफेक्ट लगा होगा दिख जाएगा और उसमें हम अपना डिफेक्ट रिमूव करके उसको रीफाइल कर देंगे। अभी हमारा पहला हो गया बिलान कॉर्नर, दूसरा हो गया रिस्पोंडेंट कॉर्नर, तीसरा है हमारा माय अकाउंट। माय अकाउंट में हमें मिलता है माय केसेस। माय केसेस में हमने जो भी अपील फाइल करी होंगी उनकी लिस्ट मिलती है। हमारी जो भी एप्लीकेशन हमने अपने पोर्टल से फाइल की, अपनी लॉगिन से फाइल करी वो यहाँ दिख जाएंगी। जितने भी हमने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे एक साथ दिख जाती है। तीसरा है केस डॉक्यूमेंट्स।
जब हम जाएँगे मान लीजिए एज़ अ काउंसिल हम एडवोकेट अपने लॉगिन में हम एंटर करेंगे, जो हमने अपनी लॉगिन बनाई होगी, वहाँ पे हम जाएँगे, तो इस तरह का व्यू दिखेगा आपको। जो भी केसेस में आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उस फाइलिंग नंबर या केस टाइटल हमें याद होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही प्रोसीड टू लिस्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो यहाँ पे सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएँगे। अभी फ़िलहाल ये हमारा टैक्स पेयर का लॉगिन है, बट सेम फीचर आपको आपके लॉगिन में भी मिलेगा। वहाँ पे आप जब जाएँगे माय अकाउंट में, केस डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे जाने के बाद ऐसे ही आप अपने केस को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट लिस्ट में करेंगे, तो वहाँ उस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए होंगे, सारे आपको दिख जाएँगे। नेक्स्ट है ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री, जो भी आप हमारे पोर्टल पे पेमेंट करेंगे कोर्ट फीस से रिलेटेड, चाहे वो अपील की हो, चाहे एप्लीकेशन की हो, वो सारे ट्रांज़ैक्शन लिस्ट यहाँ पे आपको विज़िबल हो जाएगी। ये जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है डाउनलोड ई-साइन डीएससी, मैं वही जो अभी डीएससी की बात कर रहा था, यहाँ पे एक जो बीच वाला ऑप्शन था एनआईसी डीएससी, उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमारा टूल दिया हुआ है। इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रन कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी पेन ड्राइव आप लगा के यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली बीच वाले ऑप्शन से डॉक्यूमेंट को साइन कर पाएँगे। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था हमारा पोर्टल पे कि कैसे हम अपील फाइल करेंगे, कैसे एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कैसे हम एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, कैसे हम क्रॉस ऑब्जेक्शन डालेंगे, क्रॉस ऑब्जेक्शन में अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो उसको कहाँ पे देखेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे। ये ओवरव्यू पूरा पोर्टल पे आपको फाइलिंग का हो गया। विवेक सर? Thank you, Krishna ji, for your detailed insights for the portal. तो ये ई फाइलिंग पोर्टल का पूरा एंड टू एंड डिटेल जो भी कृष्णा जी ने आपको बताया, एप्लेंट कॉर्नर में, रिस्पोंडेंट कॉर्नर में, क्योंकि कोई भी टैक्स पेयर या तो एप्लेंट हो सकता है जो कि वो फाइल करेगा, या फिर वो रिस्पोंडेंट हो सकता है जब उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल किया गया होगा, और दोनों ही चीजें हम यहाँ पे इन दोनों कॉर्नर से मैनेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम थोड़ी देर में ही Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अभी बचे हुए टाइम में उनको हैंडल करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस आज बच जाते हैं या फिर फर्दर आगे का भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो हर्ष शर्मा जी जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस इवेंट को, इस सेशन को, उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी चीजें होंगी, वो आप वहां से रेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पोर्टल पे भी जो आपने हेल्प सेंटर देखा है, वहाँ पे आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी अपने इश्यूज को कंफर्म कर सकते हैं, एंड रिपोर्ट एनी इश्यू इस सेक्शन में जाकर के भी आप अपने इश्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं और वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किन्हीं साथी के कोई सवाल हो इस संबंध में, तो अभी अपने आप हैंड रेज कर दीजिए, आप लोगों को अनम्यूट करके वहाँ पे आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। It is done, sir. इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स बेटर अगर आप टाइप करके भेजेंगे तो इट्स विल बी मच तो बेटर। ज़्यादा बेटर रहेगा। So participants can unmute themselves and ask questions. कृष्णा सर, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर, जी सर, हाँ जी, बताइए। हाँ जी। कृष्णा सर, ये पूछना था कि सेपरेटली सबसे पहले जो भी एडवोकेटों ने डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कब से रिजॉल्व हो जाएगी? क्योंकि हम ये अभी कर रहे हैं तो हो नहीं रहे हम लोगों के रजिस्ट्रेशंस। क्या इश्यू आ रहा है सर रजिस्ट्रेशन में? इश्यू में जब भी टैक्स पेयर में जाते हैं तो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं सर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जब करके हम लोग आगे आते हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी ये करीब महीने भर पहले की बात है, अभी तो मैंने नहीं किया है। नहीं, अब करंटली आप ये थर्ड ऑप्शन आप यूज करिएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको। जी जी थर्ड ऑप्शन में आप जाइएगा, जी थर्ड ऑप्शन में इसको फिल करिएगा, जी। जो भी डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है फिल करने के बाद सबमिट करेंगे आप। सबमिट सर, करने के मेरे बाद को इसमें था जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मुझे बार काउंसिल ने अलॉट किया, वही वाला नंबर डालना होता है ना यहाँ हाँ पर? जी, हाँ जी, यहाँ पे जी। और उसी की जो हमें आईडी इशू की हुई है ना हम लोग। हाँ, वो फिल कर दीजिएगा। उसका एक फोटोकॉपी पीडीएफ फॉर्म में आपका नेक्स्ट पेज पे अपलोड होगा, वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा। जी जी।
और हमने कल कई सारे काउंसिल्स का करवाया था रजिस्ट्रेशन, वो तो इजीली हो रहा था, वैसे कोई इश्यूज नहीं आए थे। आप फिर भी चलिए करिएगा, बस कोई आता है तो हेल्प नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। संजय शर्मा साहब मेरठ से हैं अगर, तो वो अपने अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। सर मेरी सर आवाज अभी आ रही है? हाँ सर, अपना क्वेश्चन कर रहे रखें सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रेजेंट पोजीशन में पोर्टल चल रहा है ईएसपी का, उसमें वो एआरएन डालने का नंबर डालने के लिए कहते हैं, हमें एक कैप्चा फिलअप करना होता है, उसके बाद उसकी हम लॉगिन करते हैं। तो उसके अंदर वो एंटर करा देते हैं, एंटर कराने के बाद उसमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन फुल फाइल हो गया, उन्होंने मुझे एक आईडी और एक पासवर्ड दी। उसके बाद जब मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ तो वो लॉगिन नहीं हो रहा। मैंने हेल्प डेस्क पे भी बात करी, मैंने ईमेल भी कर रखी। कृपया इसके बारे में बताइए। क्या समस्या आ रही सर? लॉगिन करते समय कोई मैसेज दे रहा है? वो मैसेज दे रहा था, वो मैंने मेल में लिख के भेज दिया, वो इनकरेक्ट आईडी है, वो बता। इनकरेक्ट आईडी है? एक येलो टाइप की विंडो आती है, तो मैंने स्क्रीनशॉट खींच के जो है उसको भेज ओके, तो ठीक है। अब एक बार उसको अनलॉक करके देखेंगे सर, या फिर फॉरगेट पासवर्ड करके देखिए। दिया। मैं सर बहुत प्रयास कर लिए, मैं आपको बताऊं, मैं कंटिन्यू कंप्यूटर पे ही रहता हूँ, मैं आपको बताऊं। तो सर अभी आप उसका टिकट नंबर मुझे बता सके तो मैं उसको फॉलो कर लूंगा। सर मैं वो भेज दूंगा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, तो मैं ऑफिस में नहीं हूँ इस समय। लेकिन मैंने काफी प्रयास कर लिया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। संजय सर आपकी भाई वॉइस जो है ब्रेक हो रही है। मेन प्रॉब्लम यही है सर कि वो लॉगिन नहीं हो रहा। कृष्ण सर इनका संजय सर का कहना ये है कि मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा सर। रजिस्टर्ड तो हो गया हूँ मैं सर। मैंने हेल्थ सेंटर से भी हेल्प ली है, मैंने उनको मेल भी कर। सर आप अपने टेक्स्ट में नंबर शेयर कर दीजिए और हम उस पर देख लेंगे। आप क्योंकि आपने अपने नंबर से ही अपने टिकट ट्रेस किया होगा, तो हम उसको ट्रेस आउट करके रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी साथी को सवाल जीएसटी से ट्रिब्यूनल से संबंधित? नमस्कार सर। जी बोलिए। सर जैसे ही हम अपील फाइल करने के लिए एपीएल अपना एआरएन नंबर डालते हैं उसमें पोर्टल पे, तो उसके बाद से उस पे 2023 से पहले पहले का एआरएन नंबर वो लेता है, लेकिन 2023 से ऊपर का हम डालते हैं तो उस पे वो ओके नहीं दिखाता। सर अभी आप डालिए, डालने के बाद जो पॉपुलेट होता है मैसेज, उसको ओके करके आगे प्रोसीड करिए। आगे उसे इसी तरीके से प्रोसीड किया था, लेकिन वो उससे आगे जो है ना चल नहीं पा रहा। विवेक सर प्लीज आप। इनिशियली क्योंकि केसेस का अमाउंट काफी ज्यादा था, 5 से 6 लाख केसेस थे, तो हमने 24 सितंबर जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंडर सारे केसेस को ईयर वाइज स्टैगरिंग मोड में डाला गया था। तो जी इसकी सर। वजह से पर मंथ अलाउड एयर नंबर्स ईयर वाइज थे। लास्ट मंथ तक जब तक ये इनेबल था, अभी 18 तारीख को ये हटा दिया गया है, आज 20 है, तो अब ओके सर। स्टैगरिंग इनेबल्ड नहीं है। अगर 18 तारीख के बाद अगर आप इस चीज को ट्राई करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और किसी भाई को सवाल हो? पूछ रहा हूँ। ट्रिब्यूनल फाइलिंग से संबंधित किसी और भाई को सवाल हो, समझ में नहीं आया हो, तो अभी कृपया हैंड रेज करें, अपना क्वेश्चन लिख लें या पूछें प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके।
ओके सर, आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन सवाल नहीं से मेरे ख्याल है नहीं शायद किसी का, वो सब या तो घबरा कोई रहे हैं बात सब नहीं चीजें। सर, मैं फिर भी एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप जब भी अपील फाइल करने जाएं हमारे पोर्टल पे, तो हमारे पोर्टल पे दिए हुए इन जो ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अपील फाइलिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प है, और एप्लीकेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कैसे-कैसे फाइल किया जाता है, क्या-क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो सारा वन बाय वन इस पे दिया हुआ है। अगर एक बार देख कर के आप करेंगे तो मे बी कोई इश्यू नहीं आएगा, और हमारे पोर्टल पे फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और लोग फाइल भी कर रहे हैं, और हियरिंग भी स्टार्ट हो गई है। हियरिंग के दौरान में जो फर्स्ट जो भी हमारे काउंसिल्स आए थे, मैं उनसे इंडिविजुअली मिला था, और उन्होंने कहा कि हमें पहले स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई थी स्टैगरिंग की वजह से, बट अभी करंट में उनको कोई ऐसी इश्यू नहीं फेस हो रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी जब हमारे पोर्टल पे आएँगे और इन वीडियोज़ को देखने के बाद अपील फाइल करेंगे, तो आपको भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सर भी कृष्णा सर, एक चीज और पूछनी थी सर। ये जो आपने टेम्पलेट्स है जो ई फाइलिंग, वो सर आपका जो एक्सेल में है, यस, यस। जो लिंक्स में आपने दिया हुआ है हेल्प सेंटर में, जी सर। वो साइट पे अवेलेबल है हमें? वो फिल्ड अप है या ब्लैंक है वो? सर वो ब्लैंक है, क्योंकि आपके केस फिल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसमें सिर्फ टैब्स दिए हुए हैं। उन टैब्स के में जो कॉलम्स है उसमें आप अपने केस के अकॉर्डिंग कोई डिटेल्स फिल करेंगे। कोई अकॉर्डिंग टू सैंपल टाइप का कुछ नहीं फिल अप किया हुआ है? नहीं, हमने उसमें सारे टैब्स दे दिए हैं अपने वेब पेज पे, जो भी रिक्वायरमेंट जो हम डिटेल्स कैप्चर करते हैं, उससे जी, रिलेटेड सारे वहाँ पे टैब्स मिलेंगे, और उनमें ओके, आप अपने केस के अकॉर्डिंग चीज़ें फिल करेंगे कि उसमें क्या ऑर्डर डेट रहेगी, क्या ऑर्डर नंबर रहेगा, क्या आप ठीक उसमें ठीक। फिल कर रहे हैं, प्रेयर क्या रहेगी, वो उसमें। तो अभी होम नहीं तो पेज पे वही था, आज ट्यूटोरियल्स में हम लोगों का भी यही था ना कि बहुत से लोगों को जो नए हैं एडवोकेट्स, उनके साथ शायद तो ये प्रॉब्लम्स आए, तो कुछ सैंपल टाइप में होगी, ये ऑर्डर नंबर होगा या ये होगा, इस टाइप से कुछ हो, या ग्राउंड्स ऑफ अपील में जैसे आएगा सर। यदि हम लोग एक्सेल के अंदर उसमें फील करेंगे तो यहाँ पर डबल स्पेसिंग में, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? हेलो। वो आपका नहीं, बात जैसे समझ में आप आ गई, सैंपल्स में है? मैं समझ गया सर। वो जो डबल स्पेसिंग में आप देंगे, वो बनाएँगे जो फॉर्मेट है, वो तो जी, पीडीएफ में ऑलरेडी बनाएँगे। यहाँ एक ब्रीफ में कोर्ट को अप्राइज़ करने के लिए कि फर्स्ट सीन में वो अच्छे से समझ पाएँ कि आपका क्या ग्राउंड्स है। उसको समझने ओके, के लिए छोटे 2000 कैरेक्टर्स में ही देना है। बाकी जो डिटेल्स ठीक, में आप बनाओगे अपने अपील में, वो तो आपको उसमें रहेगा, जैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। हेलो। जी, हेलो। हाँ कृष्णा सर, मेरे को एक सवाल ये था, अभी आपने एक एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन जो है ना फिलअप करके दिखाई थी, तो उसमें फीस 5000 आ रही थी। एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल से जो है ना 10 रुपए के उस पे ही होती है। सॉरी सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है आपका। फिलहाल जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि एवरी एप्लीकेशन जो फिल होगी, उसका जो अपील फीस होगा वो 5000 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में है। बाकी अगर इस पे कुछ है तो आप एडमिन से, जो भी हमारे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी है, वहाँ पे एक बार आप सर पूछेंगे तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे। सर मैं तो यही समझता हूँ कि जो है ना इंडियन स्टैम्प एक्ट में एवरी एप्लीकेशन 10 रुपए पे ही होती है, और खास तौर से एडजॉर्नमेंट के लिए तो 10 रुपए ही होती है। अगर 5000 है तो मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, बिल्कुल, ये जो गज़ट नोटिफ़िकेशन जीएसटी-एटी को लेकर के अभी 2025 मार्च या अप्रैल में आया है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये फीसेस, कोर्ट फीस, एप्लीकेशन फीस एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है कि किस चीज़ के लिए कितनी फीस है। तो अभी हम वही फॉलो कर रहे हैं, गज़ट नोटिफ़िकेशन है गवर्नमेंट का। उसमें 5000 का सर। जी, जी, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। नवीन जी आप चेक कर लीजिएगा ना कि सर, आप जो है चेक कर लीजिएगा वहाँ जाके। अगर कहीं हाँ। कोई आपको समझते हैं कि बहुत ज़्यादा है, भाई एडजॉर्नमेंट की फीस अगर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा है, तो आप रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दीजिए जीएसटी ट्रिब्यूनल को या गवर्नमेंट को। जी सर, शर्मा जी। जी, सर मेरा एक सवाल यहाँ बनता है कि हम स्टैम्प एक्ट को ओवर रूल कर सकते हैं? कृष्णा सर। हाँ जी सर। सर एक्चुअल में सवाल तो मेरा भी यही था कि स्टैम्प एक्ट को हमें ओवर रूल नहीं कर सकते। जो है ना अपील में जरूरी की लगाते हैं एवरी एप्लीकेशन। सर का आवाज ब्रेक हो रहा है, मेरे समझ नहीं पा रहे।
सर स्टैम्प एक्ट को ओवररूल किया जा सकता है। जी सर। हर्ष जी एक बार देखिएगा जरा, आवाज की ब्रेक हो रही है। अगर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार आप टाइप करके मैसेज में भेज सकते हैं। इसी मीटिंग जो चल रहा है, अगर आप मैसेज में टाइप करके भेज दें। मेरी क्वेरी ये है कि जो लोकप्रिय एप्लीकेशन का परफॉर्मा दिया गया है GST APL, उसमें एवरी एप्लीकेशन के लिए 5,000 रुपए फीस प्रेस्क्राइब कर दी गई है। तो क्या ये ओवररूल नहीं लगी? सर हम जीएसटी को लेकर के गवर्नमेंट ने जो गजट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं और वही हमारा मैंडेट है। तो एज पर द नोटिफिकेशन हम उसी को कर रहे हैं। हमारी कंप्लेंट तो फाइल होनी चाहिए ना सर ये। हाँ, अपील की फीस अलग है, एप्लीकेशन की फीस अलग है। जी सर, यदि डिपार्टमेंट इसमें डेट फिक्स करेगा तो भी 5,000 डिपार्टमेंट देगा सर। ये बात सर डिपार्टमेंट से कह सकते हैं। आप एक बार गजट नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें जो चीज दी हुई है, अगर उस पर कुछ आपको चैलेंज करने जैसा अगर लगता है तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, बट हमारा तो अभी एग्जाम जो गजट नोटिफिकेशन है हम उसी को फॉलो कर सकते हैं, दैट्स आवर मैंडेट। कृष्णा सर, मैं सुनीता कुलानी बोल रही हूँ। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम इसकी वीडियो कहाँ देख सकते हैं? जैसे वीडियो आपने बताया अभी कि आप वीडियो पे भी देख सकते हैं, तो वीडियो कहाँ देखनी होगी, बता दीजिए प्लीज। मेरा स्क्रीन व्यू हो रहा है आपको? जी जी। यहीं पे ये वीडियोस दिए हुए हैं, आप यहाँ देखिए, अपील फाइलिंग का है और रजिस्ट्रेशन का है, सारे वीडियोस यहाँ पड़े हुए ओके, थैंक यू। हैं। ओके, अगर इसके अलावा भी किसी के कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम कुछ कांटेक्ट रेफरेंस दे देंगे हर्ष जी को, तो आप उसके बाद कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम आपको एक मेल आईडी देंगे, उस पर भी आप अपने इश्यू लिख के भेज सकते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। सर अपील फीस के लिए क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है? सर 1,00,000 पर 1%, मिनिमम 5,000 रुपए, मैक्सिमम 25,000 रुपए। नहीं सर, अपील पे 1,000 रुपए ही है मिनिमम। पर लाख एंड 1 लाख डिस्प्यूटेड अमाउंट में 1 लाख बढ़ता जाएगा अप टू द 25,000। सर मेरा, नरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरा फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो गया। जब 1,000 रुपए तो अपील, जब 1,000 रुपए तो अपील फीस है और एप्लीकेशन एडजॉर्नमेंट की आप 5,000 फीस ले रहे हो, तो क्या वो जायज है? फिर मेरा क्वेश्चन अराइज हो गया। सर ये चीज हमारे डिसीजन में नहीं होती, ये चीजें हम डिसाइड नहीं करते। जैसा ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अभी फिलहाल फीस में रखी हुई है। और सैम भी जो है ना, गवर्नमेंट को इस बात का कह सकते हैं। ऐसी आप बिल्कुल नहीं एनआरसी से रिलेटेड आदमी है, तो इस बात को तो आप कह ही सकते हैं कि एडजॉर्नमेंट 5,000 रुपए और अपील जो दाखिल हो रही है वो 1,000 रुपए। सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, बट हम उस स्टेज पे नहीं है जिस पे हम कुछ भी कह सकें, क्योंकि हमें जैसे डायरेक्शंस मिलते हैं डिपार्टमेंट से, हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को डेवलप करते हैं। तो बेहतर होगा सर कि ये जो आपका कंसर्न है जीएसटी काउंसिल को ही करना पड़ेगा। राइट। जी हाँ शर्मा जी। जी सर, शर्मा जी। सर सभी की तरफ से एक जीएसटी काउंसिल को इस पे भेजना चाहिए।
तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसमें conclude करते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं अगर किसी को So can we wrap up? Okay.